बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना MTH302 का करेंगे लेक्चर नंबर 17। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें मैं आप लोगों को 17 और 18 लेक्चर दोनों एक साथ इकट्ठे ही करवाऊंगी, क्योंकि इसमें आप लोगों ने याद वगैरह कुछ भी नहीं करना, ना ही कुछ है। आप बस वो कुछ फंक्शंस हैं वो मैं आप लोगों को बता दूंगी कि पेपर में किस तरह से आप लोगों ने ना उनको टैकल करना है। और बाकी ये जो हमारा जो लेक्चर है इसमें मैं आप लोगों को ये भी आज बता दूंगी कि आप लोगों का जो मिड टर्म एग्जाम होता है तो आपने एक्सेल में कैलकुलेशंस करनी होती हैं। तो एक्सेल से फिर वो सारा आपने अपना आंसर वगैरह कॉपी करके आपने वहां पे एग्जाम सॉफ्टवेयर में पेस्ट कैसे करना होता है। ठीक है, ये बहुत ही आसान होता है, इतनी ज्यादा कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। हम लोग चलते अपने लेक्चर की तरफ। सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और बाकी अगर तो आई हुई है आप लोगों की स्टडी स्कीम का, अगर आप लोगों के इंस्ट्रक्टर ने आप लोगों को बता दिया है कि इस दफा मिड टर्म में कितने लेक्चर्स आने हैं, तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, बता दिया करें सिलेबस वगैरह। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना जो कि पूछ रहे होते हैं, LMS वगैरह नहीं भी चेक करते, तो आप लोग बता दिया करें कमेंट सेक्शन में कि इस दफा इंस्ट्रक्टर ने 18 लेक्चर्स दिए हैं या 22 दिए हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने आज के इस लेक्चर की तरफ। सबसे पहले तो यहाँ पे फंक्शंस हैं सारे। आपने फंक्शंस को याद नहीं करना। अगर आप लोगों को याद हो तो पहले भी हमारा एक लेक्चर आया था जिसमें सारे फंक्शंस थे। मैंने आप लोगों को उसमें सारी की सारी गाइडलाइंस दी थी कि आप लोगों ने फंक्शंस को कैसे टैकल करना है। फंक्शंस आप लोगों को खुद ही वो अंदाज हो जाता है, आप लोगों को वो बता देते हैं कि ये चीज कैलकुलेट करें। इस तरह से फंक्शंस वाले आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन में तो आते भी नहीं है। आपके में जो आते हैं ना FV और PV, ये वाले आते हैं आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन में। और ये मैं आप लोगों को FV और PV वाले चैप्टर में मैं आप लोगों को मुकम्मल तौर पे बता चुकी हूँ। ठीक है, और जो बाकी ये वाले जो फंक्शंस हैं ये आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आते, आप लोगों के आते हैं ये MCQs में। 17 और 18 लेक्चर में से ज्यादातर MCQs आते हैं। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा कि मैं आपको इकट्ठा ही पढ़ा देती हूँ। MCQs आपके किस तरह से आते हैं, वो पहले जो हमारा एक फंक्शंस वाला चैप्टर गुजरा था मैं आप लोगों को उसमें सारा बता भी चुकी हूँ। तो जिन स्टूडेंट्स ने चलो नहीं देखा तो मैं दोबारा से आपको वो थोड़ा रिफ्रेश भी करवा देती हूँ। बाकी जो मिड टर्म की एक वीडियो है, क्विज 1 की वीडियो है, उसको भी आप लोग देखिएगा। उसमें भी मैंने सारा कुछ बताया हुआ है कि किस तरह से जो है ना ये वाले फंक्शंस वगैरह आप लोगों ने करने होते हैं सॉल्व। खैर मैं एक और फंक्शन का मैं बता देती हूँ आप लोगों को। या तो एक इस तरह का MCQs आता है कि डैश रिटर्न्स द डिप्रिसिएशन फॉर ईच अकाउंटिंग पीरियड। नीचे ऑप्शंस में होगा अमॉर्डर, अमॉर्डलिंक, कंपरिंग, PMT, इस तरह से ये फंक्शंस के नेम्स होंगे। तो आपने क्या करना है कि आप लोगों ने इसको याद नहीं करना। यहाँ से आपको अगर वो कहते हैं ना कि कौन सा फंक्शन है रिटर्न्स डेप्रिसिएशन फॉर ईच अकाउंटिंग पीरियड, आपके MCQs के ऑप्शन में 4 फंक्शंस होंगे। आपने उन चारों फंक्शंस को एक्सेल में लिख लेना है। फॉर एग्जांपल एक जो है ना वो आप लोगों का जो फंक्शन है उसमें लिखा हुआ है, एक ऑप्शन में FV लिखा हुआ है। अब FV से आप लोगों को ये देखें आगे स्टेटमेंट खुद ही आ जाती है जब आप लोग FV लिखते हैं। तो अब आप लोगों को पता चल गया भाई FV जो है ना वो हमें डेप्रिसिएशन रिटर्न नहीं करती फॉर ईच अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, फिर आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों के पास दूसरा फंक्शन फॉर एग्जांपल दिया हुआ PV इस तरह से लिखें, आपके पास ये स्टेटमेंट आ जाएगी। इस तरह से तीसरा ऑप्शन है अमॉर्डर आप लिखे, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न्स द प्रोरेटेड लीनियर डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट फॉर ईच अकाउंटिंग पीरियड। तो ये हमें बता रहा है डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट फॉर ईच अकाउंटिंग पीरियड। तो आप लोगों को पता चलेगा कि राइट आंसर क्या है। एक तो इस तरह से MCQs आता है, दूसरा इस तरह से भी MCQs आता है कि आपको वो बता देते हैं, आपको ना इस तरह से स्टेटमेंट में लिखा होता है अमॉर्डर इज यूज्ड फॉर, आगे ऑप्शंस में लिखी हुई होती है स्टेटमेंट रिटर्न द डेप्रिसिएशन ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड या रिटर्न्स द प्रेजेंट वैल्यू या रिटर्न द फ्यूचर वैल्यू, इस तरह से। तो आपने उसमें भी सिंपली क्या करना है, एक्सेल में जाना है, इक्वल साइन प्रेस करना है, अमॉर्डर लिखना है, खुद ही स्टेटमेंट आ जाएगी कि भाई अमॉर्डर किसके लिए होता है।
इस तरह से ये सारे जितने भी फंक्शन होते हैं इस तरह से इसके एमसीक्यूज आते हैं। तीसरी तरह का आपका एमसीक्यूज इस तरह से आता है कि आपको वो कहते हैं एमऑर्डर का सिंटैक्स बताएं। एमऑर्डर का अब सिंटैक्स आप लोगों ने याद तो नहीं करना, ये एमऑर्डर का प्रेस करेंगे, ये है हमारे पास, डबल क्लिक करें, ये सारा सिंटैक्स लिखा होगा, यहाँ से देखें और जो ऑप्शंस में से राइट है उसके साथ आप लोग वहां पे पुट कर दें। या आप लोगों को ऐसे भी कहते हैं कि सिंटैक्स लिखा हुआ होता है, इस तरह से लिखा होता है कॉस्ट, आगे ये जो जैसे फॉर एग्जांपल डेट परचेज लिखी हो ना तो इसकी जगह पे डैश होगी, फिर आगे फर्स्ट पीरियड, सैलवेज पीरियड, रेट बेसिस, ये तो आप लोगों ने उसमें भी क्या करना है कि एमऑर्डर का सिंटैक्स यहाँ से देख लेना है और आपने इजीली यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा उसको आप लोगों ने क्लिक मार्क कर देना है। ठीक है, तो ये इस तरह के आप लोगों के एमसीक्यूज आते हैं। एक आप लोगों के एमसीक्यूज आता है कि डेप्रिसिएशन कोएफिशिएंट डिपेंड्स ऑन डैश, तो डेप्रिसिएशन कोएफिशिएंट डिपेंड्स ऑन द लाइफ ऑफ द एसेट। ये आपका एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्विज में भी आता है और आप लोगों के एमसीक्यूज जो होते हैं उसमें भी आता है। बाकी जो एमसीक्यूज आते हैं जिस तरह के वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, आगे चलते हैं। ये सारे आप लोगों को ये भी याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक आपका एमसीक्यूज आता है डीबी और डीडीबी से रिलेटेड। आप लोगों ने इतनी सी बात याद रखनी है, जहां पे फिक्स्ड डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड की बात हो रही होगी वहां पे कौन सा फंक्शन होता है, डीबी। खैर आप लोग जब अपने एक्सेल में भी पुट करें तो आप लोगों को यहां से भी पता चल जाता है। ये हमारे पास डीबी, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि हमें क्या करता है कि डेप्रिसिएशन बताता है किसी भी एसेट की फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड यूजिंग द फिक्स्ड डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, और जहां पे डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड होता है वो कौन सा होता है, डीडीबी। ठीक है, अच्छा बाकी इसमें एक ये भी एमसीक्यूज आता है, ये आप लोगों का ये जो डीबी वाला है ना, इसमें ये इस तरह से ये एमसीक्यूज लिखा हुआ होता है कि इन डीबी, आगे वो आप लोगों को बता देते हैं। आप लोगों से वो एमसीक्यूज में पूछते हैं कि फार्मूला फॉर रेट, आगे या कभी कभार ऐसा भी होता है एमसीक्यू होता है रेट इज इक्वल टू 1 माइनस, फॉर एग्जांपल यहाँ पे साल्वेज डिवाइडेड बाय कॉस्ट को उन्होंने डैश किया हुआ होता है और रेज टू द पावर आगे 1 डिवाइडेड बाय लाइफ, इस तरह से। तो आपको ये भी आप लोगों को फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, और ये वाला जो फार्मूला है ना ये भी आप लोगों के वो एमसीक्यूज में पूछ रहे थे, ये भी आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है। ये आप लोगों को कैसे पता चलेगा, आप लोगों ने एक्सेल ओपन करना है, डीबी लिखेंगे, इस पे आप लोगों ने डबल क्लिक करना है, फिर ये जो डीबी लिखा हुआ है ना ये वाला अगेन ये ब्लू हो जाता है, इस पे जब लेके आएंगे इस पे आप लोग अगेन डबल क्लिक करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे आपके पास एक चार्ट ओपन हो जाएगा, इसमें ये दोनों फार्मूलाज यहाँ पे लिखे हुए होते हैं। ये देखें ये रेट का फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, और ये यहाँ पे डीबी का ये जो फार्मूला ये भी पूरे का पूरा भी यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये भी फार्मूला, ये सारे यहाँ पे फार्मूलाज लिखे हुए हैं। कोई भी फार्मूला आता है जस्ट आप लोग ने यहाँ से टैली करना है, चीटिंग करनी है और आप लोग ने सॉल्व कर लेना है। और डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड डीडीबी में यूज होता है, ये तो आप लोगों को एक्सेल में वो करने से भी पता चल जाएगा। डीडीबी में ये वाला जो फार्मूला ये भी आप लोगों से वो पूछ लेते हैं, तो इसको भी आप लोगों ने क्या करना है एक्सेल में, जैसे मैंने आप लोगों को डीबी का वो तरीका बताया वैसे आप लोगों ने देख के अपने एमसीक्यू सॉल्व कर लेना है। बाकी ये जितने भी आगे ये वाले जो है ना आप लोगों के फंक्शंस है, सब मेरा गला दुख रहा है, आप लोगों की जितने भी फंक्शंस हैं ये सारे आप लोगों के इसी तरह से एमसीक्यूज आते हैं जैसे मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। हाँ ये आप लोगों के एक एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर गैस को ओमिट कर दिया जाए तो इट इज एज्यूम टू बी 0.1 यानी कि 10%। ये जस्ट इतनी सी बात आप लोग याद रखनी है, इफ गैस इज ओमिटेड इट इज एज्यूम टू बी डैश 0.1 या 10%। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला जो हमारा जो लेक्चर नंबर 18 है इसमें वही जो हमारे जो फंक्शंस है ना उनको उन्होंने कैलकुलेट करके बताया हुआ है। आप लोगों की क्या होता है कि जो भी आप लोगों की फॉर एग्जांपल पेपर है आप लोगों को बता देते हैं कॉस्ट इतनी है, डेट परचेज ये है, एंड डेट ये है, सैलवेज वैल्यू ये है, पीरियड ये है, डेप्रिसिएशन रेट ये है और एक्चुअल बेसिस ये है। सारी वैल्यूज आपको दे देते हैं और आपको कहते हैं कि अमाउंट दर्ग फॉर एग्जांपल फाइंड आउट करें। तो इसमें क्या होता है आप लोगों ने क्या करना होता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ इक्वल साइन अमाउंट, ठीक है, ये सारा कुछ लिखा होता है। अब आपके उधर क्वेश्चन में जो भी है ना कॉस्ट, फॉर एग्जांपल कॉस्ट की वैल्यू अपने पहले लिखनी है, कॉमा डाल देना है, जो डेट परचेज्ड होगी
उस पर आपने क्लिक करना है, कॉमा डाल देना है, जो फर्स्ट पीरियड होगा पहले आप लोग इधर एक्सेल में लिख लेते हैं ना, कॉस्ट ये है, डेट ये है, इस तरह से, जैसे मैं इस तरह से आपके सामने ये बना के सारा कुछ करती हूँ। ये लिख के आप लोगों ने क्या करना होता है, सारी चीज वैल्यूज को आप लोगों ने पुट करना होता है, इंटर प्रेस कर देना होता है, आप लोगों का सॉल्व हो जाता है। वैसे इस तरह के वो आते नहीं, आप लोगों को वो कहते नहीं है कि इस तरह से आप लोग सारे फंक्शंस को सॉल्व करने बैठ जाए। ठीक है, ये सारे फंक्शन इन्होंने ये सॉल्व करके बताए हुए हैं, तो ये इतनी ज्यादा कोई डिफिकल्ट चीज नहीं होती। मैं आप लोगों को पहले एफवी और पीवी वाले लेक्चर में बता भी चुकी हूँ, यहाँ पे मैं टाइम भी नहीं जाया करना चाहती और मेरा गला पहले ही दुख रहा है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपने अपने एक्सेल में कैलकुलेशंस करके आपने अपने एग्जाम सॉफ्टवेयर में कॉपी पेस्ट कैसे करना होता है। लेट्स सपोज हमारा एग्जाम सॉफ्टवेयर है MS वर्ड, ठीक है, ये है मेरे पास MS वर्ड, मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। मैं जो इस शीट में पहले से कैलकुलेशंस हुई हुई है ना, जस्ट मैं वही आप लोगों को वो कैलकुलेशंस कॉपी पेस्ट करके बस बता देती हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए आप लोगों ने वो करना कैसे होता है। उधर अपने एग्जाम सॉफ्टवेयर में आप लोगों ने कॉपी पेस्ट इसको कैसे करना होता है, ठीक है। अच्छा, ये हमारा वर्ड हो गया ओपन। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा कर लेती हूँ बड़ा, इसको मैं ज़रा कर लूँ। अच्छा, ये ठीक है। अच्छा, अब देखें ये आपका एग्जाम सॉफ्टवेयर फॉर एग्जांपल। अब आपको ना उन्होंने एक क्वेश्चन दिया, आपके इंस्ट्रक्टर ने आपको, जैसे हमने पिछले लेक्चर में ये क्वेश्चन पढ़ा था ना कि कॉस्ट प्राइस किसी चीज की 57.75% थी और परसेंटेज मार्कअप ऑन सेल उन्होंने बताया था कि 45% है, और फिर उन्होंने कहा था कि मार्क डाउन 40% है, और फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि न्यू सेलिंग प्राइस बताएं। तो मैंने आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व एक्सेल में करके बताया था। इस तरह से जैसे मैंने सॉल्व किया है ना, सेम इसी तरह से आपने क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, ठीक है। ये फिर सॉल्व करने के बाद आपने इस सारे को करना सिलेक्ट। सिलेक्ट कैसे करते हैं, पहले ब्लॉक पे आप आएंगे, डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करके आगे ये ड्रैग करें, ये सारा आपके पास क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। आपने फिर क्या करना है, Ctrl+C प्रेस करना है, ये आपके पास कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद आपने अपने MS वर्ड कह रही हूँ, आपका जो एग्जाम सॉफ्टवेयर होगा उसमें आपने जाना है, और वहां पे जाके आपने क्या कर देना है, Ctrl+V प्रेस कर देना है, सिंपली जस्ट ये, ठीक है। ये देखिए अब ये सारा वो मैंने Ctrl+V प्रेस किया, वो सारा आ गया यहाँ पे। एक तो ये भी होता है आप लोगों को, वो इंस्ट्रक्टर को समझ आती है कि बच्चे ने यहाँ पे क्या किया, एक्सेल पे सॉल्व किया। उसके बाद आपने एक और काम करना होता है, आपने फार्मूलाज भी बता देने होते हैं। हमने यहाँ पे फार्मूलाज कहाँ पे लगाए थे, हमने एक तो जो है ना वो फार्मूलाज लगाए थे, एक इधर सेलिंग प्राइस पे एक फार्मूला लगाया था, ठीक है, और दूसरा हमने क्या किया था, न्यू सेलिंग प्राइस वाला जो था हमने इस पे फार्मूला लगाया था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना होता है, जो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना होता है सेलिंग प्राइस, आप लोग लिखेंगे सेलिंग प्राइस, आपने जो कैलकुलेट करनी थी आपने ये मेंशन कर देना है कि आप लोग बेशक लिख के बता दें अपने इंस्ट्रक्टर को कि आई कैलकुलेटेड द सेलिंग प्राइस बाय यूजिंग द फार्मूला। कौन सा फार्मूला आपने यूज किया, ये वाला फार्मूला यूज किया था ना, लो जी। अच्छा, ये वाला आपने फार्मूला यूज किया था, तो आपने क्या करना है, अपना ये सारा जो आपका फार्मूला था इसको आपने कर लेना है यहां से सिलेक्ट, ऐसे Ctrl+C प्रेस करना है, और आपने यहाँ पे कर देना है Ctrl+V, यानी कि आपने एक दफा बता देना है अपने इंस्ट्रक्टर को कि मैंने ये वाला फार्मूला यूज किया। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने इंस्ट्रक्टर को ये मैं बता रही हूँ, मैं कहती हूँ कि फॉर सेलिंग प्राइस आई यूज्ड, क्या हो रहा है भाई, आई यूज्ड फॉलोइंग फार्मूला, ठीक है। ये
ये फिर मैंने यहाँ पे फार्मूला मेंशन कर दिया कि भाई मैंने ये वाला फार्मूला जो है ना मैंने यूज किया था सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए। आपका जस्ट इंस्ट्रक्टर ये वाला फार्मूला ही देख लेगा ना, वहीं पे वो समझ जाएगा कि भाई ये ठीक बच्चे ने बिल्कुल किया, बस में सिर्फ आपका फार्मूला देखना होता है। मजीद आप लोगों ने ये वाला फार्मूला बता के कॉमा लगा के आप आगे मेंशन कर दें कि एक्सेल में जो मेरा फार्मूला था ये सेलिंग प्राइस है ना, यहाँ पे आपका ये जो फार्मूला था इसको आप लोग सिलेक्ट करें, कंट्रोल सी प्रेस करेंगे और फिर यहाँ पे आके कंट्रोल वी प्रेस कर देना। ये आपका जो इंस्ट्रक्टर है ये समझ जाएगा कि भाई ये एक्सेल में बच्चे ने इस तरह से सेल किया हुआ था अपना और इस तरह से इसने कैलकुलेट किया। ये आप लोगों ने बता दिया। दूसरी चीज आप लोगों ने इसमें क्या कैलकुलेट, न्यू सेलिंग प्राइस आप लोग बता दें कि न्यू सेलिंग प्राइस आप लोगों ने कैसे कैलकुलेट की थी कि आपने ये है ना हमारे पास न्यू सेलिंग, एक मिनट, ये है हमारे पास न्यू सेलिंग प्राइस। इसके लिए आपने क्या किया था, रुपीज मार्कडाउन में से आपने माइनस किया था, सेलिंग प्राइस में से आप लोगों ने माइनस किया था रुपीज मार्कडाउन को। आप लोग सिंपली यहाँ पे बता दें, ठीक है, सिंपली लिख दें न्यू सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस रुपीज मार्कडाउन। ये आप जस्ट बता दें, जस्ट ये वाला जो आप लोगों का इंस्ट्रक्टर देख लेगा ना, आप लोग बेशक आगे कॉमा लगा के आपका ये जो एक्सेल वाला है ना ये आप लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट कंट्रोल सी इस तरह से सिलेक्ट करके डबल क्लिक। अब आप लोग ये भी, कुछ स्टूडेंट ये भी कहेंगे सिलेक्ट कैसे करना है, भाई आप लोग इसको डबल क्लिक करेंगे आपके पास ये फार्मूला ओपन हो जाएगा। आप लोग फिर क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, छोड़ना नहीं है और इस तरह से आप लोग इसको सिलेक्ट कर लेना है। कंट्रोल सी प्रेस करें और यहाँ पे आके अपने आप लोग कंट्रोल वी प्रेस करें, ठीक है। ये आपके पास कॉपी पेस्ट इंस्ट्रक्टर को पता चल जाएगा कि बच्चे ने सेलिंग प्राइस B3 में था और आगे रुपीज मार्कडाउन जो है ना वो B5 में था और बच्चे ने माइनस किया है, ठीक है। इस तरह से कोई भी इसमें मुश्किल चीज नहीं होती, जस्ट आपने अपने इंस्ट्रक्टर को समझा देना होता कि मैंने एक्सेल के अंदर इस तरह से सॉल्व किया है। सबसे पहले तो आप लोगों ने आंसर में मेंशन कर दें कि आई हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन इन एक्सेल, ठीक है। आपने हर क्वेश्चन में भी आप लोग मेंशन कर दें, कोई मसला नहीं है, वो मेंशन करें आई हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन इन एक्सेल। फिर आप वो एक्सेल में जो आप लोगों ने टेबल बनाया था उसको कॉपी करें, पेस्ट करें और फिर आप लोग थोड़ा सा इंस्ट्रक्टर को बता दें कि मैंने ये वाला फार्मूला यूज किया था और एक्सेल के अंदर ये वाला फार्मूला मेरा ये था। ये इस तरह से आप लोगों ने बताना होता है और बस आप लोगों ने इतना सा काम करना है। ये अब सारा आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का 5 मार्क्स का 10 मार्क्स का, तो आप लोगों को ये फुल मार्क्स पक्के हैं इसके, ठीक है। तो ये एस्केप प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास नॉर्मली जो पहले वाला होता है वो आ जाता है। बाकी अब ये आप लोग आपका जो 18 लेक्चर्स हो गए हैं कंप्लीट। अब बहुत सारे सब्जेक्ट्स के तो होते ही 18 लेक्चर्स हैं मिड टर्म में, अगर इसके 22 तक हुए तो फिर आप लोग वो 22 लेक्चर्स कर लीजिएगा। 19 से आगे भी वो बहुत ज़्यादा इजी लेक्चर्स हैं, उसमें कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। बाकी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मिड टर्म प्रिपरेशन के हवाले से आप लोग मिड टर्म की वीडियो और जो क्विज़ेस की वीडियोस हैं प्ले लिस्ट आप लोग देख लीजिएगा, उसमें से आप लोग वीडियोस को लाजमी देख के जाइएगा हर हाल में। और बाकी जो मैंने टॉपिक्स आप लोगों को करवाए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही आप लोगों के पेपर में ज़्यादा आते हैं। बाकी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मजीद लेक्चर्स के लिए भी हमारे साथ ही रहिए हालिम स्टडी इनसाइट्स पे और आगे हर स्टडी ग्रुप में लेक्चर्स को लाजमी शेयर कीजिए।